हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम कवर कर रहे होंगे अपना यूनिट 2, जिसमें हम जो कि हमारा 2.1 है, जिसमें हमें पढ़ना है कुछ लोकोमोटर डिसेबिलिटियों के बारे में और उन डिसेबिलिटियों के लोकोमोटर डिसेबिलिटियों के जितने प्रकार हैं उनके बारे में जो है वो हमें जानना है 2.1 के अंतर्गत। तो आज के इस लेक्चर में हम 2.1 और जो है आगे के जो टॉपिक्स होंगे उसको हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट भी जो है वो बढ़ाई जा चुकी है। ऑफिशियल अभी नहीं आया है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपकी डेट जो है वो अप्रैल तक जो है वो एग्ज़ाम आपका जा सकता है। तो बहुत अच्छी तरीके से अपने इस बचे हुए समय को जो है वो हमें यूज करना है और आज से ये सीरीज़ जो है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। देखते हैं क्या है हमारा 2.1, जिसमें हमें पढ़ना है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के ही प्रकार में आपका आता है पोलियो, और जो प्रमस्थ की पक्षाघात होता है, मांसपेशी क्षरण होता है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम आगे चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहले हमें जानना है गामा क्षमता क्या होती है। कुछ लोग ये समझते हैं, ठीक है, कि गामा क्षमता का मतलब होता है कि पैरों में किसी प्रकार की कोई कमी होना। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। गामा क्षमता का केवल मतलब सिर्फ पैरों से नहीं होता है, लेकिन गामा क्षमता का मतलब होता है कि जो भी आपकी गामक गतिविधियाँ हैं, जैसे जो भी आपके सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल होते हैं, वो आपके प्रभावित हों। जो जहाँ पे हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों जो आपकी मसल्स होती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई दोष हो जिसकी वजह से आप अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को न कर पाएँ, जैसे उठना बैठना, ठीक है, किसी चीज़ को उठाना। तो ये सारी गतिविधियों में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसे हम गामा क्षमता कहते हैं। स्थूल और सूक्ष्म गतिक कौशल को आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि स्थूल गतिक कौशल क्या होता है, जहाँ पे बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग है। जैसे आप दौड़ रहे हैं, बॉल को किक कर रहे हैं, ठीक है, और तैर रहे हैं, तो ये इन सब में क्या होता है कि हम अपनी बड़ी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, मतलब पूरे हाथ पूरे पैरों का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो ऐसी गतिविधियों को हम कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। और सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब होता है जहाँ पे हम बहुत बारीकी के साथ अपनी छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करके काम करते हैं। जैसे आप सुई में धागा डाल रहे हो, ठीक है, लिखने का काम आप कर रहे हो, तो ये सब आपके सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाते हैं। तो जब कोई ऐसी अक्षमता जो कि आपके सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल को प्रभावित कर रही हो, ठीक है, जिससे आपको चलने उठने बैठने तैरने पढ़ने लिखने में आपको प्रॉब्लम होने लगे, तो ऐसी ही अक्षमता को हम गामा क्षमता कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो गामा क्षमता जन्मजात भी हो सकती है, जन्म के उपरांत किसी भी अवस्था में हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अनुवांशिक रूप से या फिर माँ के ब्लड में किसी प्रकार की कमी की वजह से बच्चे में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए, या वो बाद में बच्चा बिल्कुल नॉर्मल जो है वो पैदा होता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये गामा अक्षम जो है वो व्यक्ति हो सकता है। जन्मजात गामा क्षमता के अंतर्गत शिशु का पैर टेढ़ा होना, मुड़ा होना, अविकसित अंग होना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और गामा क्षमता शरीर की रचना और कार्य को जो है वो प्रभावित करती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉडी की जो संरचना होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है गामा क्षमता पे, या फिर बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो बहुत मतलब ठीक बने हों, लेकिन उनकी गतिविधियों में उनके कार्य करने की मतलब संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से दोनों प्रकार से गामा क्षमता जो है वो प्रभावित करती है, जिसके कारण जो है वो गामक क्रियाकलाप जो है वो आपके सीमित हो जाते हैं। तो गामक क्रियाकलाप का मतलब है यही एक्टिविटियां जो सूक्ष्म और स्थूल गतिक कौशल होते हैं वो बच्चों के प्रभावित हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गामा क्षमता की कुछ परिभाषाओं की, ठीक है, तो जो गतिशील दिव्यांगता है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप इंग्लिश में जो है ये टर्म्स याद रखिएगा। ये गामा क्षमता, जो गतिशील दिव्यांगता, गामा क्षमता, ठीक है, तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा। हिंदी में कहीं कहीं लोकोमोटर भी दिखा मिल जाएगा आपको किसी किसी किताब में, तो वो आपको जो है कन्फ्यूज कर सकता है। तो इंग्लिश में एक टर्म याद रखिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, तो वो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एग्जाम में वो किसी भी गति अस्थि ऐसे कुछ नाम दे देता है, तो उससे आप बच जाएंगे। और जैसे ही आप पीछे पलट के या उसके जस्ट ही नीचे इंग्लिश लिखा रहेगा तो वहाँ से आप पकड़ लेंगे कि ये गामा क्षमता की ही बात कर रहा है।
ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जो गतिशील दिव्यांगता व्यक्ति की सुनिश्चित गतिविधियों को कार्य करने में जो असमर्थता है, जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से जो है वो संबंधित होता है, जिसके परिणाम पेशी, कंकाली और तंत्रिका प्रणाली दोनों में जो है वो जो है आपको कठिनाई का जो अनुभव है वो हो जाता है। गामक दिव्यांगता की कुछ प्रकार की बात करते हैं, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के हम प्रकार की चर्चा कर रहे होंगे यहाँ पे। ऐसे एक नंबर में आपसे पूछ भी लेता है कि इनमें से कौन सा लोकोमोटर डिसेबिलिटी का प्रकार नहीं है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो गतिशील दिव्यांगता के प्रकार में आपका पोलियो आ जाता है, ठीक है, प्रमस्तकी पक्षाघात आता है, मांसपेशी क्षरण आता है, स्पाइना बाइफिडा आता है, कुष्ठ रोग आता है, जन्मजात विकृति आती है, चोट के कारण विकृति आ सकती है, और जो अविकसित अंग होते हैं वो आता है। तो ये कुछ प्रकार हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये सभी टर्म जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वन लाइनर में भी आपसे पूछ लेता है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखने के लिए भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे वो मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट में जल्द चले जाइएगा, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में वो मैंने करवा रखा है, तो उसको आप नोट डाउन करके वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके हैं वो मैं आपके साथ जो है वो एक साथ सभी को मर्ज करके मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में वो करने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग अभी क्या करेंगे कि जो प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो जिसमें भी बैक लगा हो, उन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिएगा। तो सबसे पहले हम पोलियो को समझ रहे होंगे, पोलियो क्या होता है। तो पोलियो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये एक वायरस संक्रमण से होने वाली असमता होती है, ठीक है। ये जो वायरस होती हैं इनकी वजह से जो है ये पोलियो जो है वो होता है। पोलियो वायरस की रीढ़ की हड्डी का जो इंटीरियर हॉर्न सेल होता है, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी में जो इंटीरियर हॉर्न सेल होता है उसको क्षतिग्रस्त करता है। पोलियो के 3 वायरस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लियान, लैंसिंग, ब्रांसाइड, ठीक है। पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि पोलियो एक वायरस डिसीज होता है, वायरस से फैलने वाला एक रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि ये आपका 3 वायरस होते हैं पोलियो के, लियान, लैंसिंग, ब्रांसाइड। तो इन्हीं की वजह से जो है वो पोलियो हो जाता है। और पोलियो प्रभावित किसको करता है, तो जो रीढ़ की हड्डी का इंटीरियर हॉर्न सेल होता है उसको जो है ये प्रभावित करता है, और जिसके स्वरूप जो है वो व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है। जो पोलियो का वायरस होता है वो बहुत छोटी उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, मतलब जन्म से लेकर के जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं, तो ऐसे छोटे बच्चों पर जो है वो इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। और इसी वजह से अगर किसी भी व्यक्ति में किसी भी अंग में अगर पोलियो मार देता है तो वो अंग फिर पहले जैसा कार्य नहीं करता है, तो जिसकी वजह से व्यक्ति में लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी है वो आपकी देखने को मिल जाती है। अगर किसी को ये वायरस इफ़ेक्ट करता है तो सर्दी, जुकाम, दस्त से ग्रसित एवं कमज़ोर बच्चों को वायरस से संक्रमण जो है वो हो जाता है, और पोलियो जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को ही होता है। अगर इसीलिए जो छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको पोलियो के जो टीके होते हैं वो भी मतलब पोलियो की जो बूंद होती है वो भी पिलाई जाती है बच्चों को, और टीके भी लगवाए जाते हैं ताकि ये वायरस उनको जो है इफ़ेक्ट ना कर सके। अगर सही वातावरण नहीं है या दूषित वातावरण है, जल सही नहीं है, तो उसकी वजह से जो है ये बच्चों में फैल सकता है। छोटी उम्र के बच्चों को ही ये प्रभावित करता है, ऐसा नहीं है कि कोई 20 साल का होगा और उसको पोलियो हो जाएगा, ठीक है। वो लकवा अलग हो जाता है और पोलियो अलग होता है। वायरस का संक्रमण गति को नियंत्रित करने वाली नाड़ियों की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, और ऐसे वातावरण जहां पोषण की स्थिति खराब तथा शौचालयों की कमी है, मेन बात है जहां पे गंदगियां रहेंगी और वहीं पे जो है ये वायरस रहता है। और अगर उस स्थिति में, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में बच्चा रहता है जहाँ पे उसको सही पोषण तत्व नहीं मिलता है और दूषित जल रहता है, तो उसकी वजह से बच्चा प्रभावित हो सकता है। पोलियोग्रस्त बच्चे के मल से यह वायरस जो है स्वस्थ बच्चे के मुँह तक जो है वो पहुँच कर जो है उसको प्रभावित करता है। यदि वातावरण अच्छा है तब भी इसका वायरस जो है छींक एवं खांसी द्वारा जो है वो फैल सकता है। यह वायरस स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर नर्व सेल की क्षति के कारण मांसपेशियों में तनाव मतलब शिथिल या कम हो जाता है। तो अगर किसी भी अंग में जहाँ पे भी पोलियो आपका मार देता है तो वो अंग जो है आपका प्रभावित हो जाता है, जिससे व्यक्ति को चलने फिरने में जो है वो समस्या देखने को मिलती है।
ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोलियो जो है वो पैर में ही मार सकता है, वो हाथों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है और मुंह को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन जनरली ज़्यादातर जो देखा गया है पोलियो की सिचुएशन में, तो वो ज़्यादातर यही देखा गया है कि पोलियो जो है वो जो मतलब बच्चे का पैर होता है उसको ही ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन हमेशा पैर को ही प्रभावित करेगा ये हम नहीं कह सकते हैं। तो पोलियो में आपको इतनी बातें याद रखनी है कि पहला ये वायरस से फैलता है, मतलब वायरस, और ये वायरस जो होते हैं वो गंदगी जो जगह होती है उससे फैलता, मतलब वहाँ पे पाया जाता है, जो बच्चे के जो है मुंह के द्वारा जो है बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है और बच्चे को प्रभावित कर देता है। तीनों वायरस के नाम याद रखते हैं, लियान, लैंसिक, ब्रांसाइड। तो इन 3 वायरस के आपको नाम याद रखने हैं। प्रभावित किसे करता है? तो इंटीनियर जो हॉर्न सेल होता है उसको, रीढ़ की हड्डी में जो इंटीनियर हॉर्न सेल होता है उसको प्रभावित कर देता है, और जो है जिसकी वजह से व्यक्ति की जो गामक गतिविधियाँ होती हैं वो प्रभावित होती हैं। तो इतनी बातें आपको पोलियो के बारे में याद रखनी है। उसके बाद प्रमस्तकी पक्षाघात पढ़ रहे होंगे। क्या प्रमस्तकी पक्षाघात क्या होता है? तो प्रमस्तकी पक्षाघात को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी का अर्थ होता है मस्तिष्क के दोनों भाग, तथा पाल्सी का अर्थ है कि किसी ऐसी असमानता या क्षति से जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करता है। तो अगर हम बात करते हैं प्रमस्तकी पक्षाघात क्या है, तो प्रमस्तकी पक्षाघात को हम मस्तिष्क का लकवा कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपसे पूछा जा सकता है मस्तिष्क का लकवा किसे कहते हैं, तो वो हम प्रमस्तकी पक्षाघात को कहते हैं। अभी हम जब आगे के टॉपिक को कवर कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रमस्तकी पक्षाघात के बारे में जानना है, ठीक है। तो प्रमस्तकी पक्षाघात को पैरेट एंड बेयरस्टो ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इसको हम मस्तिष्क का लकवा कहते हैं। 2 भागों में से डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, एक सेरेब्रल, एक पाल्सी। सेरेब्रल का जो हिस्सा होता है वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और पाल्सी का मतलब होता है जो ऐसी अक्षमता जो हमारे शारीरिक गतिविधियों को जो है वो नियंत्रित कर देती है, मतलब उसको जो है वो कमज़ोर कर देती है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो सेरेब्रल पाल्सी होता है वो आपका एक ऐसा अक्षमता होती है बच्चे के अंदर जो बच्चे की मस्तिष्क में किसी प्रकार की कमी की वजह से बच्चे की शारीरिक गतिविधियों को जो है वो नियंत्रित कर दे। प्रभावित मस्तिष्क होता है, लेकिन उसकी वजह से बच्चे की जो दैनिक गतिविधियाँ होती हैं वो आपकी प्रभावित हो जाती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रमस्तकी पक्षाघात कहते हैं। और यह भी जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दृष्टिगोचर होता है, मतलब जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों को जो है वो प्रमस्तकी पक्षाघात जो है वो प्रभावित करता है। तो इतना याद रखेंगे आप। प्रमस्तकी पक्षाघात जो है कोई अविकासशील अवस्थाओं का एक ऐसा समूह होता है जो अविकासशील तंत्रिका दशाओं से शरीर के चलन और पेशियों के समन्वय को जो है वो प्रभावित करती है। इसमें भी वही लोकोमोटर डिसेबिलिटी के ही लक्षण नज़र आएंगे, मतलब चलने फिरने उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेन बात ये होती है कि इसमें बच्चे का मस्तिष्क प्रभावित होता है, जिसकी वजह से बच्चे की दैनिक जीवन की जो गतिविधियाँ हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं मस्तिष्क का लकवा। मस्तिष्क में लकवा होने की वजह से या मस्तिष्क के सेरेब्रल जो होते हैं, और ये मस्तिष्क का एक पार्ट ही होता है जो काम नहीं करता है सही ढंग से, जिसकी वजह से बच्चे की जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। और साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात जो है ये होती है, और बहुत छोटी उम्र के बच्चों को ही ये परेशान करती है। और छोटी उम्र के जो बच्चे रहते हैं तो उन्हीं को जो है, जैसे जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के में सारे लक्षण जो है आपको नज़र आ जाएंगे। ये परिभाषा दी गई है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेट्स एंड बेयरस्टो के अनुसार। तो इसमें कहा गया है प्रमस्तकी पक्षाघात एक जटिल अप्रगतिशील क्षति के कारण जो है वो उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण तथा मांसपेशियों से अपंगता हो जाती है। एक बार प्रमस्तकी क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद पुनः जो है वो ठीक नहीं किया जा सकता है, ना ही ये बढ़ता है। तो एक बात आपको यहाँ से और भी ध्यान रखनी है कि ये क्या है, एक अप्रगतिशील दिव्यांगता होती है। अप्रगतिशील दिव्यांगता का मतलब होता है कि एक बार जितना इफेक्ट कर देती है बच्चों को वो उतना ही इफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है जैसे कोई और डिसीज होती है तो वो धीरे धीरे समय के साथ खराब होती चली जाती है, लेकिन प्रमस्तकी पक्षाघात अगर किसी बच्चे को एक बार जितना इफेक्ट कर देती है ताउम्र उतना ही बच्चे को इफेक्ट करती है। तो ये एक अप्रगतिशील दिव्यांगता होती है।
इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रमस्तकीय पक्षाघात कैसा है। एक अप्रगतिशील जो है वो दिव्यांगता आपकी होती है। इसमें अगर मस्तिष्क का भाग जो है वो प्रभावित हो जाता है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, और ना ही ये जो है समय के साथ आपका बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन उसको ठीक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके बावजूद भी संचालन एवं शरीर की स्थितियाँ तथा उससे जुड़ी समस्याओं को थोड़ा सुधारा जा सकता है। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि दिव्यांगता और अक्षमता में एक सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि अगर कोई अक्षमता है तो उसको तो हम मतलब बेहतर तरीके से अगर हम इलाज करें तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह से वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर हम दिव्यांगता की बात करते हैं, अगर कोई एक बार दिव्यांग हो गया तो वो जिस कैटेगरी में दिव्यांग है उसकी दिव्यांगता को हम 100% सही नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी कोशिश कर ले उसको हम 100% उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम कुछ ऐसे सुधार ज़रूर कर सकते हैं जिससे बच्चा अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को थोड़ा आसान बना सकता है, लेकिन पूर्णतः उसका कोई इलाज नहीं होगा। जैसे अगर कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट का हो गया है, अब वो श्रवण बाधिता की कैटेगरी में आ रहा है, तो हम एक हियरिंग ऐड दे करके, या फिर मान लीजिए विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ब्रेल की किताबें दे करके, या फिर अदर मटेरियल्स दे करके, चश्मा लगवा करके, छड़ी दे करके हम बस उसके दैनिक जीवन की जो गतिविधियाँ होंगी उसमें थोड़ा सा उनकी हेल्प कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। प्रशिक्षण के थ्रू थोड़ा बहुत सुधार कर देंगे, इलाज के थ्रू थोड़ा बहुत सुधार कर देंगे, लेकिन 100% वो दिव्यांगता आप ख़त्म कर देंगे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक बेसिक मतलब डिफरेंस होता है दोनों में, जहाँ से आप बहुत अच्छी तरीके से दोनों को अलग कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि समस्याओं में थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है, पर पूरी तरह से प्रमस्तकीय पक्षाघात को ठीक नहीं किया जा सकता है। जितना है बच्चों को उतना ही प्रभावित करेगा, लेकिन ताउम्र बच्चे को प्रभावित करता है। अब यहाँ से हम पढ़ रहे होंगे प्रमस्तकीय पक्षाघात के प्रकार के बारे में, कितना प्रकार होता है प्रमस्तकीय पक्षाघात के। तो तीव्रता के आधार पर, प्रभावित अंगों के आधार पर और चिकित्सीय आधार पर, इन 3 आधार पर हम पढ़ रहे होंगे, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्रभावित अंगों के आधार पर, क्योंकि यहाँ से बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी के दोनों को भी हम कवर कर रहे होंगे। तीव्रता का मतलब क्या होता है कि कितने लेवल तक बच्चे को वो प्रभावित कर रहा है। ठीक है, जैसे बुखार होता है तो किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसी का बुखार की वजह से मस्तिष्क काम नहीं करता, तो मतलब ये अलग अलग कैटेगरी होती है, तो उसी को हम यहाँ पे देख रहे होंगे। सबसे पहले हम तीव्रता के आधार पर पढ़ेंगे, तीव्रता के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो तीव्रता के आधार पर अति अल्प प्रमस्तकीय पक्षाघात होता है, अंगाघात भी कहते हैं, पक्षाघात भी कहते हैं, और इंग्लिश में याद रखेंगे तो बस 2 टर्म, सेरेब्रल पाल्सी। और अति अल्प का मतलब होता है जहाँ पे बच्चे को बहुत कम, अति का मतलब होता है बहुत, और अल्प का मतलब होता है तो कम। अति अल्प का मतलब हो जाएगा जहाँ पे बच्चों को ये प्रमस्तकीय पक्षाघात बहुत कम मात्रा में प्रभावित कर रहा हो, वो आपका कहलाता है। इसमें गामक तथा मतलब शरीर स्थिति संबंधित विकलांगता जो है वो बहुत कम मात्रा में रहती है। बच्चा पूर्णतः स्वतंत्र होता है, परंतु सीखने की समस्याएं जो है वो होती है। मतलब बच्चे का मस्तिष्क प्रभावित तो होता है, लेकिन जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं जैसे उठना बैठना चलना फिरना, इसको बच्चा जो है वो कर सकता है। तो ये होती है जहाँ पे बहुत कम मात्रा में बच्चे को जो है वो प्रभावित करता है। उसके बाद अल्प प्रमस्तकीय पक्षाघात को हम देख रहे होंगे। तो अल्प प्रमस्तकीय पक्षाघात क्या होता है, इसमें गामक तथा शरीर की स्थिति संबंधित विकलांगता का प्रभाव जो है वो अधिक होता है। बच्चा उपकरणों की मदद से बहुत हद तक जो है वो विकसित हो सकता है तथा स्वतंत्र हो सकता है। मतलब अगर उपकरणों का इस्तेमाल कराया जाए तो बच्चा जो है वो थोड़ी बहुत अपनी दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को कर सकता है। अति अल्प से ज़्यादा प्रभावित बच्चा अल्प प्रमस्तकीय पक्षाघात में होता है। उसके बाद गंभीर में देखेंगे तो गंभीर नाम से ही क्लियर है कि मतलब बच्चे को अल्प से ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें गामक तथा शरीर की स्थिति संबंधित विकलांगता पूर्णतः जो है प्रभावित होती है, और इससे बच्चे को दूसरों पर जो है वह बहुत अधिक जो है निर्भरता हो जाती है। तो अगर किसी को गंभीर प्रमस्तकीय पक्षाघात होता है तो उसमें बच्चा पूरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति पर जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो उपकरणों के माध्यम से बच्चा अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप कर सकता है, और यहाँ पे उसको उपकरणों की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन जो समस्याएं हैं मतलब पढ़ने लिखने संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। प्रभावित यहाँ पे भी होगा, नीचे भी होगा, मतलब प्रभावित तीनों स्थितियों में होता है, बस उसका अलग अलग जो है वो स्तर रहता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो ये आपका है जिसमें हम तीव्रता के आधार पर देख रहेंगे। अब यहाँ पे हम प्रभावित अंगों के आधार पर देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले मोनोप्लेजिया होता है। मोनो का मतलब होता है 1, तो
मोनो का मतलब क्या होता है, वन। जैसे आप मोनोलॉजी कहते हैं मतलब एक भाषा, तो ऐसे ही मोनोप्लेजिया होता है। मोनोप्लेजिया का मतलब होता है कि ये भी प्रमस्तकीय पक्षाघात का प्रभावित अंगों के आधार पर एक प्रकार होता है आपका, और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमस्तकीय पक्षाघात पर कोई भी एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है। मतलब जो भी बच्चा रहता है उसका एक हाथ या एक पैर, दोनों में से कोई भी एक जो है वो प्रभावित हो सकता है, या तो एक हाथ प्रभावित होगा या तो एक पैर प्रभावित होगा। उसके बाद हेमीप्लेजिया की बात करते हैं। इसमें व्यक्ति के एक ही तरफ के हाथ और पैर दोनों एक साथ प्रभावित हो सकते हैं। मतलब जैसे बच्चा है तो बच्चे का या तो लेफ्ट हैंड या तो राइट हैंड मतलब एक या तो लेफ्ट में पूरा या तो राइट में पूरा एक तरफ से जो है वो प्रभावित हो जाता है। उसके बाद डाईप्लेजिया आता है। ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित होते हैं, कभी एक पैर एक हाथ पे भी प्रभाव दे सकता है। डाईप्लेजिया में दोनों पैर जो हैं वो बच्चे के प्रभावित हो सकते हैं, साथ में एक हाथ भी प्रभावित हो सकता है। पैराप्लेजिया में दोनों पैर जो हैं वो आपके प्रभावित होते हैं, और क्वाड्रिप्लेजिया में व्यक्ति का जो पूरा का पूरा शरीर होता है वो पूरा शरीर ही बच्चे का प्रभावित कर जाता है। तो ये आपके कुछ प्रकार हैं। और उसके बाद में हम चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर देख रहे होंगे, जिसमें हम स्पासिटी के बारे में जानेंगे। क्या होता है स्पासिटी? तो स्पासिटी में क्या होता है, हड्डियां कड़ी और तनी हुई जो मांसपेशियां होती हैं वो दिखाई देती हैं। बच्चे बहुत ही सुस्त दिखाई देंगे, बहुत ही भद्दे टाइप के जो है बच्चे दिखाई देते हैं। गति बढ़ने के साथ मांसपेशियों में जो तनाव जो है वो बढ़ने लगता है, और क्रोध या उत्तेजना की स्थिति में मांसपेशियों का कड़ापन भी जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो जो स्पासिटी होता है इसमें बच्चे की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा कड़ापन आ जाता है, और जब मांसपेशियां बहुत कड़ी हो जाती हैं तो बच्चे बहुत भद्दे दिखाई देते हैं, और बच्चों की जो गति संबंधी समस्याएं हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं। बच्चे के अंदर क्रोध, उत्तेजना, इन सब की स्थितियां देखने को मिलती है। और एक सबसे बड़ी विशेषता स्पासिटी वाले बच्चों की ये होती है कि अगर ऐसे बच्चों को पीठ के बल आप लिटा देते हैं तो बच्चों का जो सिर है वो एक तरफ घूम जाता है, और पैर जो होगा वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि बच्चे का जो है वो बच्चे में प्रमस्तकीय पक्षाघात किस प्रकार का है। तो स्पासिटी वाला कोई बच्चा रहेगा तो बहुत कड़ी हुई उसकी मांसपेशियाँ आपको नज़र आएंगी, बच्चे बहुत ही ज़्यादा सुस्त नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा उत्तेजना, क्रोध उनके अंदर जो है आपको देखने को मिलेगी, और इस वजह से उनकी गति संबंधी समस्याएँ भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका स्पासिटी होता है। उसके बाद एथोटोसिस होता है। एथोटोसिस का मतलब होता है अनियंत्रित गति होती है। मतलब बच्चे की जो गति होती है चलने फिरने की, तो वो नियंत्रण में नहीं रहती। जैसे हम और आप चलते हैं तो एक बैलेंस में हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होते हैं, बट ऐसे बच्चों को अपनी ही गति पे जो है वो नियंत्रण नहीं होता है। बच्चा अपनी इच्छा से कोई भी अंग संचालन जो है वो नहीं मतलब अंग संचालन करना चाहता है तो उसका शरीर जो है वो अनियंत्रित गति जो है वो करने लगता है। जैसे बिना वजह ही हाथ का अपना मुंह का हमेशा जो है कंपन करना, ठीक है, पैरों का हमेशा कंपन करना, चलते वक्त लड़खड़ा कर चलना। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। मतलब बच्चे की जो संचालन संबंधी गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से इसमें बाधित हो जाती हैं, जिससे मांसपेशीय तनाव जो है वो लगातार आपका जो है वो बदलता रहता है। धीरे धीरे जो मांसपेशीय तनाव रहता है बच्चे का वो बढ़ता चला जाता है, और एथोटोसिस से प्रभावित बच्चे नन्हे बच्चों की तरह जो है वो बहुत लचीले दिखते हैं। तो मतलब देखिए वहाँ पे क्या अटैक्सी, अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपका स्पासिटी में क्या होता है कि बच्चे की मांसपेशियाँ बहुत कड़ी हुई नज़र आएंगी, और बच्चे को जो है वो मतलब बच्चे भद्दे दिखाई देते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, बच्चे बहुत मासूम आपको दिखाई देते हैं। मतलब बच्चे नन्हे बच्चों की तरह जो है वो उनका शरीर बहुत जैसे कोमल जो है वो रहता है, और उनका शरीर की खुद पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। एट्रेक्सिया क्या होती है, तो ये इसका अर्थ होता है अस्थिर और अनियमित गति। मतलब बच्चे के अंदर अस्थिरता के साथ साथ जो अनियमितता है वो भी बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। पूरी तरह से बच्चे का संतुलन खराब रहता है। ऐसे बच्चे लेटने या खड़े होने पर जो है वो गिर जाते हैं। मांसपेशीय तनाव बहुत कम होता है तथा गामक विकास जो है वो पीछे होता है। मिक्स का मतलब अगर हम बात करते हैं तो जो भी स्पासिटी और एथोटोसिस के लक्षण अगर आपको साथ में नज़र आएँ, मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा कड़ी हुई तनी हुई नज़र आती हैं और बच्चे का चलना फिरना ये की इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो वही स्थिति आपका कहलाती है मिश्रित जो है वो प्रमस्तकीय पक्षाघात। देखने वाले लक्षण, जब बच्चा किसी मिले हुए जो मतलब दोनों की ही लक्षण मिले हुए दिखाई देते हैं तो इसको हम कहते हैं मिश्रित प्रमस्तकीय पक्षाघात। तो ये है प्रमस्तकीय पक्षाघात आपका, जहाँ पे हम इसके प्रकारों पर चर्चा कर रहे थे। अब बात करेंगे इसके लक्षणों की, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं प्रमस्तकीय पक्षाघात के।
तो प्रमस्तकीय पक्षाघात जो आपका होता है, सामान्य बच्चों की तुलना में ऐसे बच्चों का विकास जो होता है वो आपका पीछे होता है। गर्दन नियंत्रण करने में, उठने बैठने में ये सारी परेशानियाँ आपको देखने को मिलेगी। बच्चे का सही तरीके से वाणी विकास, सही तरीके का भाषा विकास वो नहीं हो पाएगा। समाज के साथ उसका उतना अच्छा तालमेल नहीं हो पाता है। देखने सुनने संबंधी समस्याएं पाई जा सकती हैं। ओठों से लार टपकना, ऐसी भी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे बच्चों को या तो बहुत रोते हैं या तो बिल्कुल शांत रहते हैं। ये भी हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा आक्रामकता वाला हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो आपका। ऐसे बच्चे बहुत उदास दिखते हैं तथा सुस्त जो है वो आपको दिखाई दे कपड़ा पहनते समय या उन्हें नहलाते समय शिशु के जो शरीर होते हैं वो आपके अकड़ जाते हैं। ऐसे बच्चे मानसिक मंद भी जो है वो हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का चलना फिरना भी प्रभावित हो और बच्चे के मुंह से लार भी टपक रही हो, व्हील चेयर पर भी लेटा हो और जो है मुंह से लार भी आ रही है। पढ़ने लिखने संबंधी समस्याएँ भी हो सकती हैं। वाणी का विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, हर क्षेत्र में बच्चा जो है वो पीछे हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें रटने वाली नहीं हैं। मैं जहाँ पर चीज़ों को रटना रहता है, जैसे प्रकार हैं तो प्रकार के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप रटने लगे तो फिर आपका पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो चीज़ों को समझ के चलिए। कोई भी बच्चा है, अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करिए कि एक ऐसा बच्चा है जो कि व्हील चेयर पे है और जो पूरी तरह से जो है वो प्रमस्तकीय पक्षाघात से प्रभावित है। आपने पीछे समझा कि मस्तिष्क का लकवा होगा, मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी, इंटीरियर हॉर्न सेल बच्चे का प्रभावित हो जाएगा, वायरस की वजह से होता है। तो उससे क्या होगा, बच्चे में समस्याएं क्या उत्पन्न हो सकती हैं। किसी से जब बच्चा बीमार है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, लार टपकना जो है, देखने सुनने संबंधी समस्याएं, पढ़ने लिखने संबंधी समस्याएं, भाषाई विकास नहीं होगा। ज़्यादा बात नहीं करेगा तो फिर लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होगा। लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर स्पीच अच्छी नहीं रहेगी। स्पीच अच्छी नहीं रहेगी तो लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा, समाज से जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो बच्चे में देखने को आपको मिल जाती है और बच्चा मानसिक मंद भी इसमें हो सकता है। ऐसा नहीं है प्रमस्तकीय पक्षाघात से बच्चा प्रभावित है तो मानसिक मंद हो सकता है। सभी बच्चे मानसिक मंद होते हैं प्रमस्तकीय पक्षाघात वाले, ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन हो सकते हैं, ये सही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है इनको समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें हैं आपकी। अब यहाँ से हम मांसपेशी क्षरण को जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। मांसपेशी क्षरण क्या है और उसको आगे बढ़ेंगे हम। तो मांसपेशी क्षरण क्या होती है। मांसपेशी क्षरण एक ऐसी गामक विकृति है जिसमें बच्चे का जन्म जो है वो सामान्य होता है और जन्म के 3 वर्ष के उपरांत उसकी मांसपेशियों में जो है वो विकृति शुरू हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी विकृति इतनी गंभीर हो जाती है कि बच्चा चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक प्रगतिशील विकलांगता होती है आपकी। ठीक है, आगे पीछे मैंने आपको बताया था प्रमस्तकीय पक्षाघात अप्रगतिशील होती है, लेकिन ये अगर हम बात करते हैं मांसपेशी क्षरण की तो ये प्रगतिशील विकलांगता होती है। जन्म के बाद बच्चे का जन्म नॉर्मल हो सकता है और जन्म के 3 वर्ष के बाद जो है वो बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती हैं, जिसमें मांसपेशियों का विकास सही नहीं होता है और इसी मांसपेशियों में विकास सही ना होने की वजह से बच्चे धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाते हैं, धीरे धीरे वो बेड पे चले जाते हैं और एक समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी विकृति इतनी गंभीर हो जाती है कि बच्चे का चलना फिरना असमर्थ हो जाएगा। कुछ वर्षों के पश्चात उनके लिए बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। परिणाम से तो अपनी कोई भी कार्य जो है वो स्वयं से नहीं कर पाते हैं। तो मांसपेशी क्षरण एक ऐसी आपकी डिसेबिलिटी होती है जिसमें बच्चा, ऐसा हो सकता है कि बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ हो लेकिन किसी भी रीजन की वजह से धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों में कमज़ोरी आ जाती है और धीरे धीरे उसका विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे बिस्तर पर चला जाता है और पढ़ने लिखने ये सारी समस्याएं और अपने खुद के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुदूसरता से वंशानुगत अनुवांशिक पेशी रोग का समूह जो है वो आपका ये होता है। आनुवांशिकता से भी जो है ये आपका हो सकता है, जो मानव शरीर की संचलन करने वाली पेशियों को जो है वो कमज़ोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना जो है वो अशुद्ध होती है या नहीं होती है। उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से जो है वो निर्वाचित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए जो है वो आवश्यक रहती है। मतलब हमारी मांसपेशियों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी मांसपेशियों के विकास के लिए जो भी प्रोटीन का निर्माण होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। बच्चा धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर हो चला जाता है और इस तरीके से बच्चे में आपको जो है वो देखने को समस्या मिलती है।
लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य बच्चों की तुलना में विकास धीमा होगा, गर्दन नियंत्रण, बैठने, ये सारी चीज़ें आपको धीमा दिखाई देगा। बॉडी का विकास धीमा होगा। भाषाई विकास, मैंने आपको बताना ये चीज़ें रटने वाली नहीं हैं, बस एक इमेज रखिए हर एक प्रकार के बच्चों की और वहाँ से आप इसको जो है निकाल सकते हैं। तो यही सारी समस्याएँ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि मांसपेशी क्षरण जो है वो एक प्रगतिशील स्थिति है, जिसका अर्थ है कि वह समय के साथ जो है वो ख़राब होता चला जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, बच्चे की उम्र बढ़ेगी, ये और ज़्यादा बच्चे को प्रभावित करता चला जाता है। यह अक्सर मांसपेशियों के एक विशेष समूह को जो है प्रभावित करने से शुरू होता है। मांसपेशियों को अधिक व्यापक रूप से जो है प्रभावित करने से मतलब ये करता है। तो ये आपका होता है मांसपेशी क्षरण। और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मांसपेशी क्षरण के प्रकार के बारे में आपसे नहीं पूछा जाता है, तो ऐसे चीज़ों से जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसी चीज़ों को पढ़ने से भी बचा जाए, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम पे हमारा पूरा फोकस है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो तो उसको हम कवर कर रहे होंगे। तो उसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे स्पाइना बाइफिडा के बारे में। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है? तो स्पाइना बाइफिडा, जिसे हम मेरुदंड द्विशाखी कहते हैं, ठीक है, इस हिंदी में नाम होता है मेरुदंड द्विशाखी। इसमें क्या होता है, ये एक पैदाइशी असमानता होती है, मतलब जन्म से ही बच्चे को ये प्रभावित करती है, जिसमें बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें रचनात्मक दोष पाया जाता है। देखिए, दोष दो प्रकार के होते हैं, एक रचनात्मक होता है, एक कार्यात्मक होता है। ठीक है, एक क्या होगा, रचनात्मक होगा, दूसरा कार्यात्मक होगा। रचनात्मक का मतलब होता है जैसे शरीर है, तो शरीर की बनावट में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे हम रचनात्मक दोष कहते हैं। कार्यात्मक दोष हम क्या कहते हैं कि जब बनावट तो सही हो, जैसे कान है तो कान की बनावट में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो कान का काम होता है सुनना, तो सुनने में प्रॉब्लम हो, लेकिन कान की बनावट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे सभी के कान होते हैं, पिन्ना होता है, ऑडिटरी कैनाल होता है, ईयर ड्रम होता है, हड्डियाँ होती हैं, कोकलिया होता है, तो वो सारी फंक्शन उसके अंदर हो, उनके किसी भी प्रकार के मतलब उसकी बनावट में कोई प्रकार का कोई जो है प्रॉब्लम ना हो, लेकिन काम करने में उसका जो फंक्शन है, ठीक है, जैसे पिन्ना का काम होता है बहावा तरोड़ की ध्वनियों को इकट्ठा करना, ठीक, अगर वो पिन्ना अपना सही काम नहीं कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कार्यात्मक दोष। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो मेरुदंड द्विशाखी होता है ये किस प्रकार की क्षमता है, तो पहली बात तो ये पैदाइशी होता है, मतलब जन्म से ही बच्चों को प्रभावित करता है। और अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें एक उभार जो है वो आपको देखने को मिलता है। गर्भावस्था में ही बच्चे का प्रारंभिक विकास में जो केशुरक और मेरुदंड के ऊपर जो है वो बंद नहीं होती है, जिससे मेरुरज्जु का मुलायम क्षेत्र जो है वो असुरक्षित और छूट जाता है। तो इस तरीके से बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें एक छोटा सा जो उभार है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका मेरुदंड द्विशाखी है। यहाँ पे हम कुष्ठ रोग के बारे में बात कर रहे होंगे। क्या होता है कुष्ठ रोग मुक्त, हम किसे कहते हैं? तो कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति से एक ऐसा व्यक्ति अवश्य है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया हो, लेकिन उसको कुछ समस्याएं हैं जो उसके साथ उसके अंदर देखने को मिल सकती हैं। ऐसे व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए हों, मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कुष्ठ रोग उनको मतलब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। कुष्ठ रोग मुक्त होने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो आपने देखा होगा कि मतलब उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग एक बार हो जाता है, वो ऐसा लगता है कि वो बहुत गंभीर स्थिति में आपका चला जाता है, जिससे व्यक्ति की संवेदन संबंधी जो गतिविधियां हैं वो आपकी प्रभावित हो जाती हैं। हाथ या पैरों में सुगृढ़ीकरण का ह्रास के साथ साथ आँख और पलक में सुगृढ़ीकरण का ह्रास और जो आंशिक घात है, किंतु व्यक्ति जो है वो विरूपता नहीं है। ठीक है, यहाँ आप इसको काटेंगे क्योंकि ये आपके लिए समझना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसके वर्ड इतने ज़्यादा हार्ड होंगे, कठिन होंगे कि फिर वो चीज़ें आपको याद भी नहीं रहेगी। तो आसान भाषा में आप मेरी भाषा में इतना समझ सकते हैं कि कुष्ठ रोग मुक्त का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो कि कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया हो, लेकिन उसकी जो संवेदनाएँ होती हैं हाथों पैरों की या जिस भी अंग में उसको कुष्ठ रोग हुआ रहता है, तो उसकी जो संवेदनाएँ होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं
कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है कि अगर उसका पैर भी जल जा रहा है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि हाँ उसके पैर जल गए हैं। कोई घाव हो गया है तो वो हमें आपको या नॉर्मल व्यक्ति को अगर कोई घाव लग जाता है तो हमें उसका एहसास होता है, हम उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्तियों को जो कुष्ठ रोगी हो गए हैं, मतलब कुष्ठ रोग मुक्त हो गए हैं, तो अगर वो ज़्यादा प्रभावित कर रहा है कुष्ठ रोग मुक्त उनको, तो अगर उनके अंग में किसी भी अंग में अगर उनको किसी प्रकार का चोट लग जा रहा है तो वो उनको एहसास नहीं होता है, ना तो दर्द का एहसास होगा, ना तो उनको पता चलेगा कि हाँ उनको चोट लगी है। ठीक है, देखकर भले पता कर सकते हैं, बट ऐसे नॉर्मली उनको पता नहीं चलता है। बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ रहती हैं अपने शारीरिक गतिविधियों को लेकर के, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं। हड्डियाँ धीरे धीरे गलने लगती हैं और व्यक्ति जो है वो प्रभावित हो जाता है। उसके बाद जन्मजात विकृति होती है, मतलब जन्म से भी ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे की गामक गतिविधियाँ जो है वो प्रभावित हो। जैसे कभी कभी कुछ बच्चों में जन्मजात विकृति होती है, जन्म के समय ही बच्चों के दोनों अथवा एक पैर जो है वो अंदर की ओर जो है वो मुड़ा होता है, तो उस विकृति को हम जो है वो कॉग्निटल टेल्स इकोनोवायरस के नाम से जो है वो जाना जाता है। देखिए, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जन्मजात विकृति का मतलब ऐसी विकृतियों से है जो जन्म से ही बच्चे को प्रभावित कर रही हों। इसमें बहुत सारी विकृतियाँ जो हैं वो आपकी आ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी शिशु जो है वो गर्दन एक तरफ मुड़ी होती है और जिसमें विशेष रूप से जो है जो स्टोमास्टोमास्टोइड आपका नामक मांसपेशियों में शिशु अपनी गर्दन को एक तरफ जो है वो झुका रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का सर बचपन से ही एक तरफ झुका हो। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का पैर बचपन से ही मुड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का हाथ बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ है, काम ना कर रहा हो, बच्चे का हाथ जन्म से ही 4-5 अंगुलियां ना हो। तो ऐसी जो विकृतियां होती है जो जन्म से ही बच्चे को प्रभावित करती हैं तो उन्हें हम जन्मजात विकृतियां कहते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स आपके हो सकते हैं। जब बच्चे के दोनों घुटने आपस में सटे हुए होते हैं तो इस विकृति को जोनुबिलगम जो है वो कहा जाता है। खड़े होने की स्थिति में जब बच्चे घुटने पीठ की ओर मतलब धंस जाता है तो इस विकृति को हम जेनु स्पेक्ट्रम जो है वो कहा जाता है। तो अलग अलग तरह की विकृतियां होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, जन्म से ही बच्चे को प्रभावित करेंगी तो जन्मजात कहलाएंगी। अगर हम बात करते हैं, चोट के कारण भी विकृतियां हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी अंग में कोई चोट लग जाए, जन्म के उपरांत ही चोट लग सकता है, जन्म से पहले भी बच्चे की माँ के गर्भ में भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई चोट लग जाए मस्तिष्क पर या फिर किसी भी अंग में, जिसकी वजह से बच्चे का उस अंग का विकास ना हुआ हो, तो वो आपका कहलाता है चोट के कारण विकृति। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अविकसित अंग, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का जन्मजात अविकसित अंग जो है बच्चे में पाए जाते हैं। मतलब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंग जब वो मतलब उनके जन्म से पहले ही उनके अंग जो है विकसित नहीं होते हैं, जन्म के बाद उनके जो अंग होते हैं वो विकसित नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति को ही हम कहते हैं अविकसित अंग जो है। ये भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी का प्रकार है। जैसे बच्चे का हाथ नॉर्मली बढ़ता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बच्चे के हाथ की उंगलियों का विकास ना हो, बहुत छोटी छोटी रह जाए उंगलियाँ, या फिर पैर है, पैर कोई एक पैर का विकास हो रहा है, एक पैर का विकास ही ना हो रहा हो जन्म से, तो इसे हम अविकसित अंग कहते हैं। तो ये आपका था जहाँ पे हमने 2.1 जो है वो पूरी तरह से आपके साथ जो है वो कवर किया है। अब यहाँ से हम 2.2 पे चर्चा कर रहे होंगे। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को जो है वो देख रहे होंगे। तो दृष्टि दिव्यांगता के बारे में हमें जानना है, उसकी परिभाषा जानना है और लक्षणों के बारे में बात कर रहे होंगे और उसके कारण और रोकथाम के बारे में बात कर रहे होंगे। मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ, मैं कारणों और रोकथाम पे यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगी। उसका मेन रीज़न है कि इसके पहले के वीडियो में जब मैंने आपको विकलांगता के कारण और रोकथाम पढ़ाए थे मैंने आपको, तो देखिए हर एक डिसेबिलिटी के कारण लगभग मेनली वही होते हैं। अब उसको दोबारा से यहाँ पर पढ़ना जो है वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप वहाँ पे ही चीज़ों को जो है वो कवर कर लीजिएगा। तो दृष्टि दिव्यांगता क्या होती है? दृष्टि का मतलब होता है हमारी आँख से संबंधित है। तो ये जो दिव्यांगता होती है हमारी आँख को जो है वो प्रभावित करती है। तो आँख को प्रभावित करने का मतलब क्या होता है कि बच्चे को देखने की संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपकी देखने को इसमें मिलती हैं। चलिए, तो परिभाषाएं देख लेते हैं दृष्टि दिव्यांगता की, जो कि RPWD 2016 के अनुसार ये आपकी परिभाषा दी गई है। तो हम इसी परिभाषा को जो है आगे लेकर के मतलब आगे बढ़ेंगे।
तो दृष्टि दिव्यांगता से 10वां अपराध है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात जो है व्यक्ति में इन सारी समस्याएं देखने को मिले। सर्वोत्तम सुधार का मतलब है कि आप पूरी तरह से बहुत इलाज भी करवा लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं जो नीचे अंकित की गई हैं, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ऐसे व्यक्तियों को हम दृष्टि दिव्यांग कहेंगे। जैसे ऐसा व्यक्ति कोई हो जिसको पूर्ण दृष्टि का अभाव हो, मतलब पूरी तरह से वो चीज़ों को देख ना पा रहा हो, तो उसे हम दृष्टि दिव्यांग कहेंगे। सर्वोत्तम सुधार के साथ अच्छी आँख की दृष्टि संवेदना 3/60 या 10/200 स्नेलर से नीचे हो। इसका स्नेलर का मतलब क्या होता है? एक दृष्टि को मापने का एक चार्ट होता है जिसे हम स्नेलर पाई चार्ट कहते हैं। तो इसी के माध्यम से हम निर्धारित करते हैं कि बच्चे की देखने की क्षमता कितनी है। तो वही बताया गया है कि WHO के अनुसार ये मतलब RPWD 2016 के अनुसार ये परिभाषा दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति की बहुत सुधार करने के बाद भी उसकी दृष्टि तीक्ष्णता क्या है, वो 3/60 से कम होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 60 सेंटीमीटर तक देख सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति समझ लीजिए 60 सेंटीमीटर तक देख सकता है, तो वही एक दृष्टिबाधित व्यक्ति उसी वस्तु को 3 सेंटीमीटर पर भी नहीं देख पाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को हम दृष्टि दिव्यांगता कहते हैं। वो 10/20 भी हो सकता है। मतलब ये नीचे वाला नॉर्मल के लिए होता है जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं, और ऊपर वाला जो दृष्टि दिव्यांग पर्सन्स होते हैं उनके लिए होता है। तो ऐसे ही आपके एंगल के आधार पर भी बताया गया है कि 10 डिग्री से नीचे अगर किसी का केंद्रीय चिकोड़ होता है, मतलब दृष्टि क्षेत्र की जो सीमा होती है वो 10 डिग्री से कम होगी, तो उसे हम कहेंगे दृष्टि दिव्यांगता। ध्यान दीजिएगा, ये जो दृष्टि दिव्यांगता है दृष्टि दिव्यांगता है, ये पूर्ण दृष्टिबाधिता के बारे में बता रहा है। ठीक है, दृष्टिबाधिता को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक पूर्ण दृष्टिबाधित, एक आंशिक दृष्टिबाधित। ठीक है, जिसे अल्प दृष्टिबाधित भी आप कहते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये पूर्ण दृष्टिबाधित के बारे में है। अब यहाँ पे हम अल्प दृष्टिबाधित की परिभाषा को भी देख रहे होंगे। तो अल्प दृष्टिबाधित व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के बाद भी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। तो बेहतर आँख में सुधारक लेंसों के साथ साथ 6/80 से जो है वो अधिक, या 20/60 से जो है वो कम, या 3/60। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टर्म आप देखने को पा रहे हैं ये अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलेगा। कहीं 6/80, कहीं 10/20। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला जो है वो नॉर्मल पर्सन का होता है, जो ऊपर वाला मतलब जो अंश में होता है वो दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों का होता है, और जो हर में होता है वो आपका क्या होता है, नॉर्मल पर्सन का होता है। और इसमें भी जो 10 डिग्री से तो अधिक, लेकिन 40 डिग्री से जो है उसका जो दृष्टि क्षेत्र की सीमा होती है वो आपकी कम रहती है। 10 डिग्री से अधिक रहेगी, अगर 10 डिग्री से कम रहेगी तो उसे हम कहेंगे अल्प, मतलब पूर्ण दृष्टिबाधित। 10 डिग्री से ज़्यादा है, 40 डिग्री से कम है, तो उसे हम अल्प दृष्टिबाधित कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पूर्ण दृष्टिबाधित में व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखने, मतलब बिल्कुल ही चीज़ों को नहीं देख पाता, लेकिन अल्प दृष्टिबाधित में वो कुछ चीज़ों को देख पाता है। कुछ धुंधली सी प्रतिबिंब उसके सामने जो है आपको बच्चे को दिखाई दे सकती है। ब्रेल के माध्यम से या जो भी सहायक उपकरण रहते हैं उनके माध्यम से इनको एक विशेष मतलब अच्छी स्थिति में जो है वो लाया जा सकता है अल्प दृष्टिबाधित वालों को। जबकि पूर्ण दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होते हैं तो उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा सुधार जो है उनमें नहीं किया जा सकता है। और दृष्टि दिव्यांगता में मतलब आंशिक दृष्टि दिव्यांगता जो आपकी होती है। पूर्ण दृष्टि दिव्यांगता तो अपने आप में ही है कि बच्चे को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो उसका कोई प्रकार भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और आंशिक दृष्टि दिव्यांगता के कुछ प्रकार हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष आता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष लिखा है, इसका मतलब होता है कि निकट की वस्तुएं समान दिखाई देती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होंगी, मतलब एक निश्चित दूरी की जो वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। उसके बाद दूर दृष्टि दोष होता है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। दूर दृष्टि दोष लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दूर की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम होगी, नहीं। दोनों अपने ही वर्ड के उल्टे होते हैं। निकट होगा तो निकट की साफ दिखाई देगी, दूर की नहीं देगी। दूर होगा तो दूर की साफ दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देगी। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति की देखने की क्षमता 25 सेंटीमीटर पर वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को देख सकता है, बट ऐसे व्यक्तियों को जो है वो पास की जो वस्तुएं होंगी उनको देखने में प्रॉब्लम होती है।
जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जब दोनों के ही लक्षण नज़र आए एक साथ जो है वो जरा दृष्टि दोष होता है। ये ज़्यादातर जो है उम्र बढ़ने के साथ आपको देखने को मिल सकता है। अतिबिंदुता क्या होती है, ये गोलीय विपथन की तरह जो है ये आपका होता है। इस दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति होता है तो क्षैतिज दिशा में अथवा उस दिशा में वस्तुएं जो है उसको धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपकी लंबवत है तो उनको वो धुंधली दिखाई दे सकती है, या फिर क्षैतिज में भी पड़ी है तो उनको वो चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज चीज़ों को देखने में जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें हम कहते हैं अतिबिंदुता। वर्णांधता होती है कि जब व्यक्तियों को जो है वो कलर को सही ढंग से वो पहचान ना पा रहे हों, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं वर्णांधता वाले व्यक्ति। वर्णांधता लिखा है जिसका मतलब वर्ण को देखने में उनको प्रॉब्लम है। वर्ण मतलब रंग को देखने में प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे होंगे उनके मतलब लक्षणों के बारे में, कैसे आप पहचान पाएंगे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को। और इसमें क्या होता है, नेत्र से रुक रुक कर पानी आना या लगातार पानी का गिरना, नेत्र की असामान्य गति आपको देखने को मिल जाएगी, देखने में कठिनाई होगी, किसी वस्तु पर वो नज़र नहीं टिका सकते हैं, छोटी लिखावट होगी, पढ़ने लिखने संबंधित कठिनाई का अनुभव होगा, सिर दर्द की शिकायत करना, आँख में किसी प्रकार का संक्रमण आना, आँख से पानी आना, आँख से जो है आपकी कीचड़ का बार बार निकलना, तो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों आँखों में संयोजन की समस्या, देखने में केवल एक ही आँख का प्रयोग करना, ठीक है, किसी चीज़ को देखने के लिए बहुत बारीकी से उस पर ध्यान देना। और जो बच्चे दृष्टि या प्रकाश के प्रति अनुक्रिया नहीं जो है वो प्रदर्शित करते हैं। नेत्रहीन बच्चों की भाषाई विकास जो है वो सही प्रकार से जो है वो नहीं हो पाती है। वस्तुओं को या पुस्तक को आँख के एकदम जो है पास करके रखते हैं। श्यामपट्ट से नकल करने के लिए साथियों की कॉपी से नकल करते हैं। दूर की वस्तु के देखने के लिए सिर को आगे पीछे जो है करते हैं। किसी वस्तु को छू करके ये महसूस करते हैं। वस्तु की वास्तविक आकृति एवं रंग पहचानने में जो है इनको असमर्थता जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये इनके कुछ लक्षण हैं आप दृष्टिबाधित व्यक्तियों के। कारण वही मेनली कारण हैं जो आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से आप कारणों को जो है वो देख लेंगे। और जो इसके रोकथाम है, तो मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन रोकथाम के बारे में बताया था, तो इन्हीं रोकथाम को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे श्रवणबाधिता की। श्रवणबाधिता क्या होती है और उसके प्रकारों पर यहाँ पे हम चर्चा कर रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका बड़ा है, क्योंकि आपका उसमें भी 5-6 डिसेबिलिटियों के बारे में हमें जानना था, और यहाँ पर भी हम दृष्टिबाधिता को जो है वो डीपली पढ़ रहे थे। तो यहाँ जो चीज़ें आपके इस नोट्स में इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको करवा दूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले। निश्चिंत होकर के बस जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जो भी नोट्स दिए गए हैं, मैं आपसे बार बार ये बात ज़रूर कह रही हूँ कि वीडियो के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा कि मतलब सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं होने वाला है। किसी भी चैनल के वीडियो अगर आप देख करके, सिर्फ वीडियो देख करके ही अगर आप पास करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप इन चीज़ों को पढ़िए, आप वीडियो देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छा हो जाएगा आपका। लेकिन जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उन प्रीवियस ईयर पेपर को आप ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। कम से कम दिन में एक प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा हमारे, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और वहाँ से एक प्रश्न पत्र को आपको लगाना है। जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, तो कम से कम अपने एग्ज़ाम तक जिस भी पेपर में आपका बैक है, आप 10 प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगा के जाइएगा। उसके जितने भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, आप खुद ही जो है वो देख सकते हैं, एनालिसिस आप कर पाएंगे कि वही रिपीटेड क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वीडियो से क्लियर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ वीडियो से आप अच्छे नंबर ला पाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है बिना आपकी अपनी मेहनत के। तो प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाइए। जहाँ पे भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, उसका भी सलूशन आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं, वीडियो देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन बताए गए हैं इंपॉर्टेंट, उसको आप कवर करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से कहीं भी एग्जाम जाए, कहीं भी सेंटर जाए, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छा जो है वो मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में इसके नेक्स्ट हम कर रहे होंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा यूनिट 2 कवर कर रहे होंगे। जो हमारा 3 यूनिट बचा हो, मतलब 3 सब यूनिट हमारा बचा हुआ है, उसको कवर कर रहे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।